नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में हमने व्यंजन संधि के सामान्य स्वरूप के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके साथ में हमने व्यंजन संधि की 5 स्थितियों के बारे में पढ़ा था, जिनमें प्रथम स्थिति थी प्रथम वर्ण में परिवर्तन। सपोज करो ये 2 वर्ण होते हैं तो इसमें केवल पहला वर्ण बदलेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति थी प्रथम वर्ण और दूसरे वर्ण में से केवल दूसरा वर्ण बदलेगा। तीसरी स्थिति थी कि प्रथम और द्वितीय ये दोनों ही वर्ण बदलेंगे। तीसरी स्थिति थी कि किसी व्यंजन का आगम होगा और चौथी स्थिति थी कि किसी व्यंजन का लोप होगा। इन 5 स्थितियों के प्रथम नियम यानी कि प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियम से संबंधित एक पहला नियम, जिसका नाम था घोषीकरण का नियम। घोषीकरण के नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि कचट तप यानी कि ये प्रारंभिक वर्ण है, वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्ण है कचट तप। कचट तप के बाद में अगर घोष वर्ण हो, और घोष वर्ण में भी कौन सा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण, यरे लेवे और स्वर, ये वर्ण आ जाएं अगर इन कचट तप के बाद में, तो इन घोष वर्णों के प्रभाव के फलस्वरूप ये, क्योंकि ये प्रारंभिक वर्ण है, पहले पहले हैं सारे, तो ये अघोष हैं। तो अगर अघोष के बाद में घोष वर्ण आए तो इस अघोष के प्रभाव से ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। ये नियम हम पढ़ चुके हैं घोषीकरण के नियम में। कचट तब किस में बदलेगा, ग ज ड दब, ये तीसरे हैं। क ख ग यानी कि तीसरे वर्ण है, तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल रहा था दोस्तों घोषीकरण के नियम में। आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि व्यंजन संधि के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे नियम की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अघोषीकरण का नियम। ठीक है दोस्तों, इस अघोषीकरण के नियम को अघोष व्यंजन संधि भी कह देते हैं। देखिए, ये 3 का 1 यानी कि इस व्यंजन में तीसरे का पहला होगा। दोस्तों, ये जो नियम है ये पहले वाले नियम यानी कि घोषीकरण के नियम का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि घोष के बाद, यानी कि ये प्रारंभिक वर्ण क्या होंगे, घोष। इस घोष के बाद अगर कोई अघोष वर्ण आए, ये रहे देखो अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा, तीनों प्रकार के स, श, स, तो अघोष उसे अपने जैसा बना लेता है। यानी कि ये वाला बाद वाला अघोष इतना प्रभावी होगा कि प्रारंभिक घोष वर्ण को भी क्या बना लेगा, अपने जैसा, यानी कि अघोष। दोस्तों, उच्चारण स्थान सेम है। देखिए ये ग तीसरा वर्ण है, क प्रथम वर्ण है, क ख ग है पूरा कंठ कै वर्ग है, कै वर्ग का कंठ से उच्चारित होता है। उच्चारण स्थान परिवर्तित नहीं होगा, केवल घोष अघोष ही परिवर्तित होना है इसमें भी, कि घोष वर्ण किस में बदल रहा है, अघोष में। इससे पहले वाले नियम में ये हुआ था कि उसमें अघोष घोष में बदला था, यानी कचट तप किस में बदले थे, गजड़ दब में। यहाँ गजड़ दब कचट तप में बदल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब बदल रहा है, जब बाद में अघोष वर्ण आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने दे रखे कौन कौन से वर्ण अघोष हैं, क ख च छ ट ठ त थ और प फ। अगर गजड़ दब के बाद में इन वर्णों में से कोई वर्ण आ जाता है और तीनों श, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी ग बदल जाएगा कै में, ज बदल जाएगा च में, ड बदल जाएगा ट में, द बदल जाएगा तै में और ब बदल जाएगा पै में। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से होगा। ओके दोस्तों, देखिए कुछ शब्द हैं जो इस संधि में आपको बार बार काम आएंगे। देखिए पहला है शरद, अंत में द है इसके। शरत भी सही है, पर क्योंकि हम ये वाली संधि पर शरत, कभी शरत भी होता है ये और शरद भी, दोनों ही रूप इसके सही हैं। अब संधि के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कौन से में शरत आएगा, कौन से में शरद आएगा। तो शरद, रिद, मृद, संसद, परिषद और उपनिषद। ठीक है, सब में अंत में दे आ रहा है हलंत वाला। संपद, आपद, विपद, सब में हलंत वाला दे है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये व्यंजन ही है दे, स्वर नहीं है इसके अंत में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके कुछ उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, शरद प्लस काल।
अब के काल का के जो है वो क्या है, अघोष है क्योंकि प्रथम वर्ण है। और हमने अभी पढ़ा था ऊपर वाले नियम में कि अगर गजड़ दब के बाद में यानी तीसरे वर्ण के बाद में गजड़ दब के बाद में कौन सा वर्ण आ जाए, अघोष। अघोष में कौन सा आता है, पहला और दूसरा। अब क्योंकि के पहला वर्ण है, अघोष है, तो इस दय को, तीसरे दय को अपने पहले में यानी तय में बदल देगा। सिंपल है, तो ये क्या बन जाएगा, शरत काल। सिंपल है। ऐसी शरद प्लस पूर्णिमा, दय बदलेगा केवल, तय बन जाएगा शरद पूर्णिमा। शरद प्लस समारोह से बन जाएगा शरद समारोह। रिद प्लस कंप, रिद यानी हृदय से, हृदय को बोलते हैं। रिद कंप का मतलब हो जाएगा रित कंप, हृदय का कांपना। रिद तंत्री, हृदय तंत्री, ठीक है। रित तंत्री, दय का तय हो रहा है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये कै वर्ण आया, ये प्रथम है। पे वर्ण आया, ये प्रथम है। प से आया, ये तीनों से में से आ गया, अघोष है। ये के अघोष है, ये तय अघोष है, ये पे अघोष है। सारे वर्ण अघोष है, तो दय किस में बदल रहा है, त में बदल रहा है। मृद, मृद का मतलब होता है मिट्टी। पात्र, तो मृत पात्र हो जाएगा। मृत का मतलब मरा हुआ नहीं है यहाँ पे, यहाँ इस मृत का मतलब, मृद का मतलब है मिट्टी, पर क्योंकि पे की वजह से ये किस में बदल रहा है, तय में। मृत पात्र, तो यानी मिट्टी का पात्र या बर्तन, ठीक है। एक ये भी होता है मृत, मृत का मतलब मरा हुआ, यहाँ इस मृत का। लेकिन अगर इसमें हलंत हो तो ये मिट्टी का ही रूप है, मृत से मृत का हो, या मृत यानी मिट्टी होता है। लेकिन अगर इसमें से हलंत हटा दें अपन, मृत, तो इसका मतलब होता है मरा हुआ, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ और एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। संसद प्लस सत्र, इस से की वजह से ये दय किस में बदल जाएगा, तय में संसद सत्र हो जाएगा। संसद प्लस सदस्य का संसद सदस्य हो जाएगा। परिषद प्लस प्रतिवेदन का परिषद प्रतिवेदन हो जाएगा। दय केवल दय बदल रहा है तय में, क्योंकि ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है। क्योंकि अभी हमारा पहला वाला नियम, पहली वाली परिस्थिति इसमें चल रही है कि प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियम, ठीक है दोस्तों। परिषद पति से परिषद पति हो जाएगा। उपनिषद काल से उपनिषद काल हो जाएगा। उपनिषद कथा से उपनिषद कथा हो जाएगा। अब विपद प्लस काल से विपद काल हो जाएगा। आपद काल से आपद काल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए और उदाहरण देखते हैं हम इसके कुछ। संपद प्लस ती से संपत्ति, आपद प्लस ती से आपत्ति, उद प्लस सहा से उत्साह, उद प्लस कर्ष से उत्कर्ष, उद प्लस सव से उत्सव। दोस्तों ये उद और उद की जो कहानी है बड़ी ही जटिल है। कई विद्वानों की जो पुस्तकें हैं उनमें उद और उद को लेकर के विरोधाभास है। कई लोग कहते हैं कि इस उत्साह शब्द में संधि है ही नहीं। वो कब नहीं होगी इसमें संधि, जब अगर अपन उत प्लस साह को मिलाएंगे तो इसमें संधि है ही नहीं, क्योंकि ये तो आदत है और केवल इसका स्वरूप मिला के उत्साह ही बनेगा। यहाँ तो संधि है नहीं। लेकिन अगर कोई इस तरह संधि बनाता है जब, तो यहाँ पे केवल मात्र संयोग है, ठीक है। लेकिन यहाँ उद प्लस सहा अगर कोई करता है तो ये संधि है। अगर दोस्तों हमें ये संधि के प्रश्न में पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि भैया संधि नहीं है, उस वाली पुस्तक में ऐसा कहा है। हमें इन चीज़ों से उस पर नहीं जाना है, विरोधाभास पे। हमें तो अगर प्रश्न दे रहा है, संधि पूछ रहा है, तो हमें उद प्लस साह से ही बनानी पड़ेंगी ये। अगर वो खुद कह रहा है कि इसमें संधि नहीं है, जब उद प्लस साह से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही देखिए कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं। उपनिषद प्लस कथा से उपनिषद कथा हो गया। विपद प्लस काल से विपद काल हो गया। आपद प्लस काल से आपद काल हो गया। उद प्लस कंठा से उत्कंठा हो गया। उद तेजना से उत्तेजना हो गया। उद प्लस सर्ग से उत्सर्ग हो गया। तद या तत् प्लस पर से तत्पर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तत् से सिंपल पूछ रहा है जब, तो कोई संधि नहीं है। लेकिन तद पूछ रहा है तो इसमें संधि देंगे अपन, तत्पर। उद प्लस खनन से उत्खनन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सरल नियम है, बस आपको ये याद रखना है कि ये घोषीकरण के नियम का विपरीत है। घोषीकरण के नियम का एकदम विपरीत है। इसमें गजड़ दव के बाद में अगर अघोष वर्ण आते हैं, अघोष, तो वो हर वर्ण अपने ही वर्ण के प्रथम में यानी कि तीसरा अपने पहले में बदल जाएगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक और नियम की हम यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम का नाम है उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, ठीक है दोस्तों। हमने इस सुविधा के लिए इसको बांट रखा है क्योंकि इससे याद रहेगा आपको। ये तीसरा नियम है किसका, प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियमों का। हमने पढ़ा था कि संधि में दो वर्ण पास पास आते हैं। अब क्योंकि जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो वर्णों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
अब यहाँ पर प्रथम वर्ण बदल रहा है, तो क्योंकि हमने अभी वही नियम चल रहे हैं, घोषीकरण का नियम पढ़ा, अघोषीकरण का नियम पढ़ा, और ये तीसरा है उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। नाम से ही पता चल रहा है, उत्तर का मतलब बाद में, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक। अभी वर्णमाला में आपने पढ़ा था कि अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, कि जो सारे के सारे पंचमाक्षर वर्गीय व्यंजन के सारे पांचवे अंगा, या, अणा, न और मा। हालांकि इसमें उदाहरण ने और मैं के ही मिलते हैं, पर फिर भी आपको याद, क्योंकि अनुनासिक कह रहा है उत्तर अनुनासिक, तो आपको याद रखना है कि जिस वर्ण में पंचमाक्षर अंत में आता है, ठीक है, वो अनुनासिक, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी स्थिति कैसी बनेगी कि प्रारंभ में पहला और तीसरा, यानी कि जो कचट तप हमने पढ़ा और गजड़ तप हमने पढ़ा, उन पहले और तीसरे वर्णों के बाद में कोई भी पंचमाक्षर आ जाए, ठीक है, तो हर वर्ण अपने ही वर्ण के पांचवे में, यानी पांचवे को देख करके ये अपने वर्ण के पांचवे में बदल जाएगा। क का पांचवा अंगा, च का पांचवा या, ट का पांचवा अणा, ते और दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नियम, काफ़ी उदाहरण इसके मिलते हैं। ते और दे दोनों किस में बदलेंगे, ने में, ठीक है, और पे किस में बदलेगा, में। किसको देखकर, अपने बाद वाले वर्ण को, अगर वो पंचमाक्षर है तो। देखिए दोस्तों, कुछ उदाहरणों की हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए, वाक प्लस मैं, वाक का मतलब हमने प्रारंभ में ही बताया था कि ये शब्द बार बार आपको संधियों में काम आएंगे। वाक का मतलब होता है वाणी, तो वाक के बाद में मैं आ गया। हमने देखा के कौन सा वर्ण है, पहला, और मैं कौन सा वर्ण है, पांचवा। पहले और तीसरे के बाद में अगर पांचवा आता है तो पहला अपने ही पांचवे में बदल जाएगा। देखिए ये वाक क्या किस में बदल गया, अंगा में, बस सिंपल है, मिला के लिख दो। तो वांग में ये क्या बन जाएगा, वांग में। कई लोग इसको वांड में पढ़ते हैं, ड पढ़ते हैं इसको। दोस्तों वर्णमाला की श्रृंखला, वर्णमाला देखना आप एक बार, उसमें इस तरह के ये जो 3 वर्ण हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पहला तो इस तरह का चलता है, ये तो है पंचमाक्षर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, अंगा, ठीक है। एक ये वाला वर्ण चलता है जिसमें केवल यहाँ पे हलंत आता है, ठीक है, ये है ड। एक इसका ही एक रूप और चलता है, ये वाला, जिसमें यहाँ पे बिंदी भी आती है, ठीक है, इस तरह, तो बिंदी वाला चलता है ये है ड, उत्क्षिप्त वर्ण। ये उत्क्षिप्त वर्ण है जो अपभ्रंश भाषा के प्रभाव से आया है। ये मूल ड है जो व्यंजनों में चलता है, ट, ठ, ड, और ये अंगा है जो क का पांचवा है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। लोग इसका जब उच्चारण करते हैं तो ये वाला समझ जाते हैं इसको और वांड में पढ़ देते हैं, गलत है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, वाक प्लस में ये अपने पंचम में बदल के वांग में बदल जाएगा। वांग में का मतलब होता है साहित्य, क्योंकि पूरी साहित्य किसको कहते हैं, जो वाणी है उसी को ही तो अपन वर्णों का रूप देते हैं, तो वो साहित्य बन जाता है। वाक प्लस मूर्ति, वांग मूर्ति। वाक प्लस मुख, देखो पांचवे को देख करके क्या अपने पांचवे में बदलेगा, बहुत ही सरल है, वांग मुख, ठीक है। वाक प्लस नियंत्रण, वांग नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी, कई बार बच्चों को इसमें क्या है, उदाहरणों का अर्थ क्या है, ये व्याकरण के शब्द हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम नहीं आते हैं, पर ये उदाहरणों में या परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आप इसको याद रखना, बार बार इसको पढ़ना दोस्तों। ये वाक और मैं का तो उदाहरण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वाक का मतलब होता है, अब देखिए जितने भी ये शब्द बनेंगे, वाक मूर्ति यानी वाणी की मूर्ति कौन, सरस्वती। वाक मुख, वाणी का मुख कौन, सरस्वती, सरस्वती को कहते हैं वांग मुख। वाक प्लस नियंत्रण, वाणी पे नियंत्रण हो गया, वांग नियंत्रण हो गया। दिक प्लस नाग, दिंग नाग, दिक का मतलब होता है दिशा, दिशा रूपी नाग यानी सर्प। दिक प्लस मुख, दिंग मुख हो जाएगा ये, दिक यानी दिशाओं का मुख, ठीक है दोस्तों। ऐसे इधर देखो, यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। षट प्लस मुख से ये षणमुख हो जाएगा। षट यानी छह मुख वाला, किसको कहते हैं षणमुख, कार्तिकेय। शिवजी पार्वती जी का पुत्र है कार्तिकेय, उसको हम क्या कहते हैं, षडमुख, ठीक है। षट प्लस मुख से बनेगा। अब यहाँ पे टे किसमें बदल रहा है, अब देखिए ये टे है, टे के बाद में मैं पंचमाक्षर आ गया, और ये अपने अणा जिसको बोलते हैं उसमें बदल जाएगा, तो ये षणमुख, ठीक है। और अणे को आधा जब लिखते हैं तो सिंपल इस तरह ही लिखा जाता है, ठीक है। षट प्लस माता से क्षण माता बन जाएगा। षट प्लस मास से क्षण मास बन जाएगा, यानी 6 महीने का समय। षट प्लस माता यानी 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता यानी पार्वती, क्षण माता। विराट प्लस मुख से विरांग मुख बन जाएगा ये, ठीक है, बड़ा मुख, ठीक है। विराट का मतलब बड़ा मुख।
मृट, अब देखिए मृट प्लस में से क्या बन जाएगा, मृण में, क्या बन जाएगा, मृण में, मृट यानी मिट्टी, मृण में बन जाएगा। मृट प्लस मूर्ति से मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति बन जाएगा। बहुत सरल है दोस्तों, बार बार अपन पढ़ेंगे 2-3 बार इसको, तो बहुत सरल है ये। देखिए ये भी है इसका, दिक् प्लस मंडल से दिग्मंडल, दिशारूपी मंडल। वणिक माता, वणिक यानी जो व्यापारी वणिया महाजन होता है, वणिंग माता। तिर्यक यानी तिरछा मुख, तो त्रियंग मुख हो जाएगा। सम्राट प्लस मति से सम्राणमति हो जाएगा। आपको नियमों पे काम करना है। हालांकि ये शब्द एग्जाम में सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, केवल एक तो ये वांग में पूछा जाता है और एक ये षणमुख शब्द पूछा जाता है। कभी कभार अगर पूछ लेंगे तो ये वाकमुख और ये वांग मूर्ति भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने ऊपर ही इनको इंपॉर्टेंट में दिखाया है आगे, ठीक है। क्षण माता भी पूछ लिया जाता है, क्षणमास भी। बस ये 5-6 शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, फिर भी ये समझने के लिए ये भी अच्छा शब्द है। मृट प्लस में से मृण में बन जाएगा, ठीक है। अप प्लस में से अम्मय बन जाएगा। अप का मतलब होता है पानी और मैं यानी पानी जैसा, तो अम्मय का मतलब होता है पनियाला, पानी, पनीला, इस तरह से पानी से संबंधित अम्मय। पे यानी पे अपने 5वें में बदल जाएगा इस मैं को देख करके, तो पे का 5वां कौन सा है, प फ व म, तो देख लो दोनों मैं हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें इसी नियम के कुछ और उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, चर्चा करते हैं इनकी। इनमें क्या हो रहा है, तेदे ने में बदल रहा है, नियम वही है। जगत प्लस नाथ, जगत, तय कौन सा है, त पहला वर्ण है, न कौन सा है, पंचम है। प्रथम के बाद में पंचम, प्रथम कौन सा होता है, अघोष, अघोष के बाद में पंचमाक्षर अगर आ गए तो ये अघोष किस में बदल जाएगा, अपने घोष वर्ण में। किस में बदल जाएगा, क्योंकि ये न इसको भी अपने जैसा बना लेगा, घोष बना लेगा, तो ये तय का पंचम, त क्योंकि तय का पंचम न है, इसलिए यहाँ पे दोनों ने आ गए। जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। जगत प्लस नायक से जगन्नायक बन जाएगा। नियम वही है दोस्तों कि अगर पहले और तीसरे वर्ण के बाद में पंचम अक्षर आ गया तो ये पहले तीसरे अपने 5वें में बदलेंगे, अपने 5वें में, दूसरे के 5वें में नहीं, अपने 5वें में। तो तय का 5वां कौन सा है, न है। अब चाहे इसके बाद में न हो चाहे मैं हो, हमें मतलब नहीं है, पर ये क्योंकि पंचम है सारे, तो ये भी अपने पंचम में बदल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए आप उदाहरण इसके, जगतनाथ देखा था हमने, जगन्नाथ हुआ। जगत नायक से जगन्नायक बन जाएगा। ये तय और ये न, पहला अपने 5वें में, जगन नियंता बन जाएगा जगत नियंता से। श्रीमत नारायण का श्रीमन नारायण बन जाएगा। भगवत प्लस नाम से भगवन नाम बन जाएगा। हनुमत प्लस नाम से हनुमान नाम बन जाएगा। सत प्लस नारी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सन नारी बन जाएगा, ठीक है। अच्छी सतवानी चरित्रवान सच्ची नारी, सन नारी, ठीक है दोस्तों। ऐसी चित प्लस में से चिन्मय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चित प्लस में से चिन्मय कैसे बनेगा, तय का पंचम कौन सा है, तय नहीं है, और ये बाद में मैं हो चाहे न हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये अपने 5वें में बदलेगा। तय का 5वां न है तो चिन्ह में बन जाएगा। तत् प्लस में से तन्मय बन जाएगा। तड़ित प्लस माला से तड़िन माला बन जाएगा। तड़ित माला नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। तय तो है ही, तड़ित माला बोलेंगे तो संधि है ही नहीं, पर ये तड़िन माला बन जाएगा। सत प्लस मार्ग से सन्मार्ग बन जाएगा। सत प्लस मति से सन्मति बन जाएगा। उत उद प्लस मुख से उन्मुख बन जाएगा, चाहे उत हो चाहे उद हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उन्मुख क्योंकि न में बदल रहा है। उत उद के बाद में मूलन से उन्मूलन बन जाएगा। उत या उद के बाद में नति हो तो उन्नति बन जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संधि, ये नियम आपको ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केवल ये 2 ही नियमों की चर्चा करेंगे। बाकी के इसी प्रथम वर्ण के व्यंजनों वाले नियम हम अगले वीडियो में लाएंगे। एक बार आप इसको पढ़ना। आज हमने 2 नियमों की चर्चा की है। पहला है अघोषीकरण का नियम। इस अघोषीकरण के नियम में हमने ये देखा था कि गजड़ दव के बाद में अघोष वर्ण आ जाए। आपको बार बार याद रखना है, हमने शुरू में लिखाया था कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं। घोष वर्ण उनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे, 5वें, य, र, ल, व, ह और स्वर। उसके अलावा यानी वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों शय, ये अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। तो गजड़ दव के बाद में यानी तीसरे के बाद में अघोष वर्ण आए तो तीसरा अपने ही वर्ग के पहले कचट तप में बदल जाएगा, यानी ग बदल जाएगा कै में, जय बदल जाएगा च में, डे बदल जाएगा टे में, ये डे टे में, दे ते में, बे पे में, ठीक है दोस्तों। इसके हमने शरद इस तरह पढ़े थे, शरद प्लस काल से शरद काल, संसद प्लस सत्र से संसद सत्र, संसद सदस्य से संसद सदस्य, इसकी चर्चा की थी हमने। एक नियम तो ये है अघोषीकरण का। इसके अलावा
एक दूसरा नियम है, आप एक बार बार पढ़ना है इनको, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा नियम है उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। नाम से ही पता है, उत्तर यानी बाद में, अनुनासिक यानी पंचमाक्षर, ठीक है। और एक अनुनासिक पंचमाक्षर के अलावा एक वर्ण और कौन सा अनुनासिक है संधि में पढ़ा, उसको वर्णमाला में बताया था, चंद्रबिंदु, ठीक है। इस तरह का साइन होता है, उसको भी अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। जबकि अनुस्वार कैसा वर्ण है, ये केवल नासिका से बोला जाने वाला है। तो बाद में उत्तर यानी बाद में अनुनासिक, तो ये देखो बाद में आ गए ना पांचों के पांचों, ठीक है। तो पंचमाक्षर, हालांकि उदाहरण इनमें ने और मैं के मिलेंगे, अंत में अभी आपने देखा था ना मैं, है ना, इस तरह के उदाहरण मिलते, नारायण, मैं, नारी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले और तीसरे वर्ण कचट तप या गजड़ तप वाले, अब देखिए पूरे वर्ण दोस्तों, यहाँ कचट तप और गजड़ तप पहले और तीसरे से शब्द नहीं है, इसलिए केवल क चट और ते और दे के रूप मिलते हैं, इसलिए ते दे तो पूरा ही दे दिया, पहला है और ये दे तीसरा है, और ये पहला है, ये पहला है, ये पहला है और ये पहला है, जबकि ये ते और दे पहला और तीसरा। इसलिए पूरे नियम को क्या कहते हैं कि पहले और तीसरे के बाद में पहला तीसरा किस में बदलता है, पंचम में। कब, जब पंचमाक्षर हो। इसका मतलब ये भी पंचम और ये भी पंचम, या पंचम का जोड़ा है, बनेगा क्या, पंचम, पांचवा पांचवा, 55 जैसा आकार इसका बनेगा। आपको शब्द की मूल प्रकृति को जरूर याद रखना है कि वाक शब्द होता है, मैं से जाके मिलेगा, वांग में बनेगा। अब देखिए आप, जब कई बार क्या होता है, संधि तो हम कर लेते हैं आसानी से, विच्छेद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में आप इन चीज़ों को देखना कि अंगा शब्द जो है 5वां है और मैं भी 5वां है। तो जैसे ही 55 शब्द आपको दिखे तो आप इस शब्द पे दिमाग एक बार आपका जाएगा कि ये 55 वाला जो रूप है वो उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि में हमने देखा था। तो कहीं ये पहले या तीसरे में तो नहीं बदलेगा, तो बना के देख लो आप कि या तो बनेगा वाक, इसका पहला, और तीसरा कै खे गे, या बनेगा वाग। तो वाग कोई शब्द है नहीं, वाग शब्द है, तो वाग प्लस में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप 1-2 बार इसको देखना दोस्तों। आगे बाकी के अभी इसमें से 3-4 नियम और हैं जो प्रथम वर्ण से संबंधित हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। अगर किसी शब्द में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस वाले शब्द का अर्थ नहीं पता है। आपको कमेंट के माध्यम से ही शब्द का अर्थ बता दिया जाएगा। और आपको किसी शब्द में कन्फ्यूज़न है, कैसे संधि बनेगी, क्या बनेगी, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।